हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक रिलेटिंग टू योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। अभी तक जो अपन ने डिस्कस करा दैट वाज ऑफर क्या होता है एंड ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं, साथ ही साथ ऑफर को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स की जरूरत अपन को रहती है। दैट इज इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर क्या क्या चीजें ऑफर के अंदर होनी चाहिए, जिसके अंदर मोस्टली सिमिलर पॉइंट्स थे जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे। यानी आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होना चाहिए, सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसको अपन ऑफरर बोलते हैं। ये सारी चीजें अपन ने ऑफर के एसेंशियल्स के अंदर डिस्कस करी थी। उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर को कंक्लूड करते टाइम एक पॉइंट आपको बताकर छोड़ा था, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। अब आज का जो अपना सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है दैट वुड बी विल बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर, अगेन एज द वर्ड सजेस्ट, इनविटेशन यानी न्योता देना, किस चीज के लिए? ऑफर देने के लिए। सो अभी तक ऑफर हुआ नहीं है, आप दूसरे इंसान को न्योता दे रहे हो ऑफर देने के लिए जिसपे आप नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर की डेफिनेशन जैसा अपन ने डिस्कस करा था, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग अ थिंग, यानी ऑफर के अंदर आप अपनी इच्छा बता रहे थे, वहीं इनविटेशन टू ऑफर के अंदर आप वो टर्म्स बता रहे हो जिसपे आप नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो। ऑफर के अंदर आपने फाइनल विलिंगनेस बताई थी, यहां पर सिर्फ आपने अपनी विलिंगनेस बताई कोई चीज को करने के लिए। So that would be the basic difference between offer and invitation to offer. दूसरी चीज जो अपन को समझनी है दैट इज ऑफर से पहले इनविटेशन टू ऑफर होगा एंड हर जगह इनविटेशन टू ऑफर हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि इनविटेशन टू ऑफर का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्या रीजंस थे जिस वजह से अपन को ये सेपरेट कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ा। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो अपन को बताई गई है दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। एन ऑफर इज डेफिनेट, an offer is definite and capable of converting an intention into a contract, whereas invitation to an offer is only a circulation of an offer. It is an attempt to induce offers and precedes a definite offer. यानी जनरल या डेफिनेट ऑफर से पहले इनविटेशन टू ऑफर होगा, जिसका मोटिव सिर्फ यही है कि आपको इंड्यूस करना, आपको मोटिवेट करना कि आप लोग आकर ऑफर दें। सिंपल एग्जांपल अगर अपन लेना चाहें, काफी ब्रांड्स अभी कुछ समय बाद सेल के बड़े बड़े पोस्टर्स बनाकर अपने शोरूम के बाहर लगा देते हैं, अप टू 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, ये सारी चीजें। या फिर वो अपने शोरूम के बाहर सेम वे एक पोस्टर या होर्डिंग लगाकर बता देते हैं कि वो टी शर्ट या शर्ट या जीन्स कितने रुपए में बेच रहे हैं। नाउ ऑल दोज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट इनविटेशन टू ऑफर, यानी वो लोग लास्ट में एक वो छोटा सा स्टार बनाकर उसमें टर्म्स कंडीशन डाल देते हैं। वो सारी चीजें इसीलिए की जाती है ताकि आपको मोटिवेट किया जा सके, आप वो चीज को देखकर अट्रैक्ट हो, आप जाकर उनको ऑफर दे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन इनविटेशन टू ऑफर। आगे बढ़ते हैं। An invitation to offer is an act precedent to making an offer. Acceptance of an invitation to an offer does not result in a contract, and only an offer emerges in the process of negotiation. यानी invitation to offer को आपने accept कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आपने ऑफर दिया, अब सामने वाला अगर एक्सेप्ट करेगा
तो वो ऑफर की तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की स्टेज तक जाएगा। When a person advertises that he has a stock of books to sell or house to let, there is no offer to be bound by any contract. Such advertisements are offers to negotiate, offers to receive offers. In order to ascertain whether a particular statement amounts to offer or invitation to offer, the test would be intention with which such statement is made. Does the person who has made the statement intend to be bound by it as soon as it is accepted by the other, or he intends to do some further act before he becomes bound by it? In the former case, it amounts to offer, and in the latter case, it is an invitation to offer. यानी अगर इंसान अपने स्टेटमेंट पे बाउंड होना चाहता है तो वो ऑफर होगा, एंड जहां वो सिर्फ अपनी विलिंगनेस बता रहा है एंड कोई डेफिनेट या क्लियर कंडीशन नहीं बता रहा, दैट इज वो सिर्फ वो टर्म्स बता रहा है जिसपे वो नेगोशिएट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए तैयार है, सो दैट वुड अमाउंट टू इन्विटेशन टू ऑफर। अब आपको डिफरेंस बताया गया है। डिफरेंस के लिए बेटर ये है कि अपन टेबल फॉर्मेट से पढ़े। सेक्शन 2 है, ये आपको ऑफर की डेफिनेशन बताई गई जो अभी अपन ने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली। नेक्स्ट, इन्विटेशन टू ऑफर, वेयर अ पार्टी विदाउट expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate. He does not make an offer but only invites the other party to make an offer on those terms. Intention of parties, यहां पर इंटेंशन है as soon as दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी आप बाउंड हो जाओगे। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर आपका इंटेंशन क्या है, नेगोशिएट करना जिन टर्म्स पे आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो। नेक्स्ट, सीक्वेंस, एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर, यानी पहले इन्विटेशन टू ऑफर आएगा एंड बाद में ऑफर आएगा, एंड इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज प्रेसिडेंट टू ऑफर। अब फर्क ये हो जाता है, हर जगह इन्विटेशन टू ऑफर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसके कुछ सिनेरियोज आपको ऊपर एक पॉइंट के अंदर बताए गए हैं जो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 9 जो था अपना एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर के अंदर, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। ये हो गया आपका इन्विटेशन टू ऑफर का कुछ पार्ट। एन इन्विटेशन टू ऑफर, अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ प्रोस्पेक्टस एंड एन एडवर्टीजमेंट, इन सब से ऑफर अलग माना जाएगा। ये सब कैटेगरीज में ऑफर नहीं है, ये सिर्फ ये कंसेप्ट है जो यहां पर आपको बताए गए हैं। तो आप इसको ऑफर समझ के उस पे एक्सेप्टेंस देकर एंड फिर सामने वाले के ऊपर ब्रीच के लिए केस करना चाहते हैं तो वो फीजिबल नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहां पर अपन को एक कंसेप्ट बताया गया है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है सर, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है सो एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यानी अभी तक ये लोग हमारे इन्वेस्टर्स है नहीं, बट हमको लगता है ये लोग हमारे शेयर्स को परचेज कर लेंगे, तो इनको जो डॉक्यूमेंट भेजा जाता है दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस में होता क्या है, प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स मेंशन होती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी कितने शेयर इशू करने वाली है वो डिटेल्स मेंशन होती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर शेयर की टेंटेटिव प्राइस यानी प्राइस बैंड मेंशन होता है, साथ ही साथ कहां पर यह पैसा इस्तेमाल किया जाएगा एंड ऑल अदर एसेंशियल डिटेल्स वहां पर आपको भेजी जाती है। अब अगर आपको शेयर इशू का प्रोसेस ध्यान है, आप पहले एप्लीकेशन का पैसा देते हैं, अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए तो या तो प्रो राटा बेसिस पे अलॉट हो जाते हैं या फिर आपको पैसा रिफंड कर दिया जाता है। ये पहले का प्रोसेस था। आज की प्रोसेस में अगर आप आईपीओ की बात करें, आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें आप नंबर ऑफ लॉट्स डिसाइड करते हैं कितने लॉट आपको खरीदने हैं एंड आप अपनी प्राइस फिल इन करके, जो प्राइस बैंड मेंशन होता है उसके बीच में आप प्राइस फिल इन करके डिटेल सबमिट कर देते हैं कंपनी को एंड आपका उतना पैसा ब्लॉक हो जाता है। मोस्टली अराउंड 15,000 रुपीज आपकी अमाउंट रहती है।
अब क्या आपने आईपीओ का फॉर्म भरा, ये गारंटी देता है क्या कि आपको आईपीओ का पैसा या शेयर्स इशू किए जाएंगे? नहीं। रीजन, क्योंकि अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए तो कंपनी को बट ऑब्वियस है कि आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। कंपनी ने आपको रिफंड कर दिया, आप क्या कोर्ट में जा सकते हो कि इन्होंने ऑफर दिया था ये शेयर बेचना चाहते हैं, मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया कि मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, एग्रीमेंट बन गया, सारे एसेंशियल्स प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब ये मना कर रहे हैं शेयर देने से, सो मैं इनके ऊपर केस करना चाहता हूं, नहीं कर सकते। रीजन बीइंग ऑफर था ही नहीं। उन्होंने इनविटेशन टू ऑफर दिया, आपने ऑफर दिया कि आप शेयर खरीदना चाहते हो, उन्होंने अगर आपको शेयर अलॉट किए तो एक्सेप्टेंस हो गया, नहीं किए तो रिजेक्शन हो गया। तो ऑफर जब एक्सेप्ट हुआ ही नहीं तो एग्रीमेंट ही नहीं बना, जब एग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता, एंड जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो ब्रीच का पॉइंट भी नहीं आता। इसीलिए इनविटेशन टू ऑफर का कंसेप्ट आया। रीजन बीइंग काफी ऐसी सिचुएशंस है जहां अपन को लगता है सामने वाली पार्टी ऑफर दे रही है एंड अपन उस पर एक्सेप्टेंस देने की कोशिश करते हैं, लेटर ऑन उसके अगेंस्ट में केस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो इसके लिए स्पेसिफिकली अपन ने डिवाइड कर दिए दो कंसेप्ट, दैट इज ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, दोनों अलग अलग चीज है। इनविटेशन टू ऑफर के बाद ऑफर आएगा जो आप लोग दे रहे हैं, अब सामने वाले के पास ऑप्शन है कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। सेम भी अगर आप क्वेश्चंस में भी देखेंगे मॉड्यूल के तो उसमें एक क्वेश्चन आपको दे रखा है सेल्फ सर्विस शॉप का, जो आप देखते हैं ग्रोसरी स्टोर्स होती हैं जिसमें ट्रॉली लेकर आप सामान उठाते हैं, उसमें घूमते रहते हैं, सो दैट इज द सेल्फ सर्विस शॉप। क्वेश्चन में बात जिसकी की जा रही है, तो आप गए सेल्फ सर्विस शॉप में, आपने प्रोडक्ट्स अपनी बास्केट में डाले, आप कैश काउंटर तक गए, आपने उसको बोला ये सामान आप खरीदना चाहते हो एंड उसने कुछ सामान आपको उस प्राइस पे देने से मना कर दिया। अब आप चाहते हो आप उस पे केस करो, क्या आप कर सकते हो? द आंसर वुड बी नो। रीजन, बिकॉज ये प्राइस टैग, प्राइस लिस्ट, मेन्यू, ये सब चीजें इनविटेशन टू ऑफर के अंदर आती है। इनविटेशन टू ऑफर था, आपने ऑफर दिया, आप ये पर्टिकुलर चीज खरीदना चाहते हो, सेलर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है आपके ऑफर को, सेलर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, आप उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते। सेम वे अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें जो भी फूड आइटम्स है उसकी डिटेल्स प्लस उसका प्राइसेस मेंशन की जाती है, तो क्या आप रेस्टोरेंट में चले गए इसका मतलब ये कि सारे के सारे आइटम्स का आपको पैसा देना पड़ेगा? नहीं, वो इनविटेशन टू ऑफर है कि आप इसमें से जो खाना चाहते हैं, कंसिडरिंग द प्राइस दैट इट इज मेंशन्ड एट, आप रेस्टोरेंट या वेटर को बताइए, वो आपके लिए वो सामान लेकर आएगा एंड उसी चीज का आपको पैसा देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, सर हमको कोई चीज पसंद है, हमने वो ऑर्डर करी, रेस्टोरेंट ने मना कर दिया कि उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप केस कर सकते हैं? अगेन नहीं कर सकते। सेम इनविटेशन टू ऑफर है, आपने ऑफर दिया आपको ये चीज खानी है, उनके पास होगी वो आपको सर्व करेंगे, नहीं होगी वो आपको मना कर देंगे। सो वो इनविटेशन टू ऑफर के बेसिस पे आपने ऑफर दिया जो रेस्टोरेंट एक्सेप्ट भी कर सकता है और मना भी कर सकता है। तो ये सारे कंसेप्ट अपन को यहां पर बताए गए हैं, पढ़ते हैं एक एक करके। अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और अनाउंसमेंट, एग्जांपल जो आपको दे रखा है, अ फादर wrote his son about his wish of making him the owner of all his properties, a mere statement of intention। कब, क्या, क्यों, कैसे, वो कुछ भी मेंशन नहीं करा, तो ये ऑफर की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आंसर टू अ क्वेश्चन, यानी ये केस लॉ हार्वी वर्सेस फेसी 1893, जिसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए थे, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जवाब दिया लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज €900। द प्लेंटिफ सेंट अनदर टेलीग्राम राइटिंग, we agree to buy bumper hall pen at 900. However, the defendant refused to sell the property at the price.
तो सामने वाले ने केस करा कि इनको मैंने ऑफर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, मैंने अब मैं रेडी हूं उस चीज को पेमेंट करने के लिए, मुझे सामान देने से मना कर रहे हैं। कोर्ट का क्या जवाब था अपन देखते हैं। प्राइवी काउंसिल डिड नॉट एग्री विद द प्लेंटिफ ऑन द ग्राउंड दैट व्हाइल प्लेंटिफ हैड आस्क्ड 2 क्वेश्चंस द डिफेंडेंट रिप्लाइड ओनली टू द सेकंड क्वेश्चन बाय कोटिंग द प्राइस बट रिजर्व्ड देयर आंसर विद रिगार्ड टू देयर विलिंगनेस टू सेल। उन्होंने सिर्फ प्राइस बताई, बट क्या वो बेचने के लिए इच्छुक है या नहीं है वो चीज नहीं बताई गई। Thus they made no offer at all. Their lordship held that mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price। यानी आपने अगर जनरल इंक्वायरी करी है एंड आपको कोई डिटेल बताई जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हैं या अभी आपकी इच्छा नहीं, आप पूछते हो कि ये चीज कितने की आती है, तो सामने वाला बोलता है अभी आपको खरीदना है, आप बोलते नहीं आगे खरीदूंगा। सामने वाला बोलता है ये लगभग 500 से 1000 रुपए तक की आएगी, तो आप ये नहीं बोल सकते अच्छा ये लो 500 रुपए और मेरे को ये चीज दे दो। So that is the thing, same case that is mentioned here. Next, a statement of price is not an offer। जैसा अभी अपन ने डिस्कस करा, रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड या कोई सेल्फ सर्विस शॉप पे जो प्राइस टैग लगे हुए होते हैं, ये सब ऑफर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। एंड सेम, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, डिफरेंस अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट अपने लिए जो चीज आ जाती है दैट इज द टॉपिक ऑफ एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो जाता है? एक्सेप्टेंस का मतलब हो जाता है जिस इंसान को ऑफर दिया गया है वो अगर एसेंट दे देता है, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। नाउ एक्सेप्टेड का मतलब क्या हो जाता है? जिसको इच्छा बताई यानी ऑफरी, वो अगर हां बोल देता है तो मान लिया जाता है कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। डिस्कस करते हैं। व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made or the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. Example यहां पर दे रखा है। For example, if A offers to sell his car to B for 2 lakh, here proposal is made to B. The person to whom the offer is made, proposal is made, that is B. In the above example, if B signifies his consent on the proposal, then we can say that B has signified his consent on the proposal made by A and acceptance यहां पर complete माना जाएगा। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट एक रेफरेंस यूज किया जाता है एंड ये काफी टाइम क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आ जाता है। सेम स्टेटमेंट वहां पर मेंशन कर दिया जाता है एंड आपको बोला जाता है एक्सप्लेन। क्या दे रखा है? एक्सेप्टेंस is to offer what a lighted match is to a train of a gunpowder। यानी बारूद से बड़ी एक ट्रेन जा रही है, उसमें जो काम एक माचिस की तीली का होता है वही एक्सेप्टेंस का होता है ऑफर के केस में, कि एक बार आपने एक्सेप्टेंस दे दिया उसके बाद उससे पीछे हटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सेम वे जैसे बारूद से भरी गाड़ी को अगर आपने एक तूली आग लगा दी तो उसको बुझाना या उसको रोकना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस होते ही एग्रीमेंट हो गया, एसेंशियल से तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट से आप बैक ऑफ करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, साथ ही साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस लीगली आपके लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट यहां पर अपन को बताया गया। पढ़ते हैं। The effect of this observation is that acceptance triggers cannot be recalled or undone, but there is a choice to the person who had the train to remove it before the match is applied। यानी ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले रिवोक किया जा सकता है, बट एक बार एक्सेप्टेंस हो गया दोनों ही पार्टीज के लिए मुश्किल हो जाएगी फिर। It in effect means that offer can be withdrawn just before it is accepted. Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it. Revoke matlab cancel. This means as soon as the train of gunpowder is lighted, it would explode. Train of gunpowder, that is offer, in itself is inert, but it is lighted match, the acceptance, that causes the gunpowder to explode. The significance of this
is an offer in itself cannot create any legal relationship. मैंने आपको ऑफर दिया तो उससे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ, बट एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो उससे आपका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाता है. बट इफ इट एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी which creates the legal relationship, once an offer is accepted, it becomes promise and cannot be withdrawn or revoked. An offer remains an offer so long as it is not accepted, but becomes a contract as soon as it is accepted. Next, legal rules regarding valid acceptance आपको बताए गए हैं. सबसे पहला आपको बताया गया है, acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. अब अपन ने काफी तरह के ऑफर डिस्कस करे, जिसके अंदर एक था अपने लिए जनरल ऑफर और दूसरा था अपने लिए स्पेशल ऑफर. जनरल का मतलब क्या था? टू पब्लिक एट लार्ज. स्पेशल का मतलब या स्पेसिफिक का मतलब क्या था? या अपन यहां लिख सकते हैं, स्पेसिफिक का मतलब क्या था? टू अ स्पेसिफिक पर्सन. अगर यहां मैंने ए को ऑफर दिया तो एक्सेप्टेंस भी कौन दे सकता है? सिर्फ ए दे सकता है. अगर जनरल ऑफर दिया तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. ये चीज यहां पर अपन को बताई जाएगी. इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी मेड ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड, यानी जिसको ऑफर दिया गया सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है. इन केस ऑफ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन who has the knowledge of the offer, जो अपन ने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स के अंदर डिस्कस करा. नेक्स्ट, acceptance must be absolute and unqualified. As per section 7 of the act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner, unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. If proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. जिसका मतलब ये हो जाता है आपके लिए एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड का. मैंने अगर आपको बोला कि मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, क्या आप खरीदना चाहते हो? तो अगर आपको एक्सेप्टेंस देनी है और वो वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो आपको जवाब होना चाहिए हां मैं 2 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं. अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं खरीद तो लूंगा, 2 लाख में भी खरीद लूंगा, बट मैं 50-50 हजार करके 4 महीने में पैसे दूंगा, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. वो लेटर ऑन अगर अपन समझना चाहें तो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी काउंटर ऑफर. अपन ने डिस्कस करा था काउंटर ऑफर क्या था. काउंटर ऑफर का मतलब दैट इज बार्गेन, कंडीशनल एक्सेप्टेंस. एक और चीज अपन ने इसके अंदर बढ़ी थी, कंडीशनल एक्सेप्टेंस. सो ये चीज यहां पर अपने लिए काउंट की जाएगी. यानी अगर ऑफर का एक्सेप्टेंस देना है, दैट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कुछ भी चीजें आप अपने हिसाब से चेंज नहीं करेंगे. नेक्स्ट, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. जैसे ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाले केस के अंदर अपन ने देखा कि अगर आपको ऑफर की नॉलेज नहीं है तो वो ऑफर के लिए आप एलिजिबल नहीं है. सेम वे अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो एक्सेप्टेंस के लिए भी कम्युनिकेशन होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको बोला कि मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, क्या आप खरीदना चाहते हो? आपने बोला हां, तो वो एक्सेप्टेंस हो गया. मैंने आपको ऑफर बोला, आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि यार गाड़ी तो बढ़िया खरीद लेनी चाहिए, बट मुझे नहीं बताया एंड मैंने वो गाड़ी किसी और को बेच दी. आप मेरे पास आए कि सर मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मैंने सोच लिया था पूरा दिमाग में कि मुझे गाड़ी खरीदनी है. अरे आपने सोच लिया था बट मुझे बताया नहीं था. दैट इज कम्युनिकेशन अगर नहीं हुआ एक्सेप्टेंस का, तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है. To conclude a contract between parties,
acceptance must be communicated in some perceptible form. Any conditional acceptance or acceptance with varying or too deviant terms is no acceptance. यानी अगर बहुत ज्यादा टर्म्स कंडीशन में अगर आप चेंज कर देते हैं तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, वो काउंटर ऑफर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, जो सेम चीज यहां पर आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट आपको जो बताया गया, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। अगर मैंने आपको बोला है कि अगर गाड़ी खरीदनी है तो मुझे प्रॉपर ईमेल ड्राफ्ट करके या व्हाट्सएप पे प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट करके आपको भेजना पड़ेगा, तो उसी तरीके से आपको भेजना पड़ेगा। अगर नहीं भेजते तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। पढ़ते हैं, when the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner. But if proposer does not insist on proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise, that is not in the prescribed manner, the proposer is presumed to have consented to the acceptance. यानी मैंने आपको बोला था व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज प्रॉपर ड्राफ्ट करके भेजना पड़ेगा, तभी मैं मानूंगा कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हो। तो पहला तरीका तो वही बनता है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्राफ्ट करके भेजो। आपने वो नहीं कि आप सुबह अगले दिन मेरे घर पे आ गए पैसे लेकर कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं एंड मैंने वो पैसे रख लिए, दैट इज मैंने प्रिस्क्राइब्ड मोड के अलावा दूसरा मोड एक्सेप्ट कर लिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकता है। बट यूजुअली जो प्रिस्क्राइब्ड मोड होता है अगर है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए, दैट इज टाइम। और एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इफ एनी, एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड यानी मेंशन्ड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला 1 महीने के अंदर आप मुझे बता देना गाड़ी खरीदना चाहते हो या नहीं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। रीजनेबल टाइम यहां क्या हो जाएगा, 1 महीना। रीजनेबल टाइम मेंशन नहीं भी है तो अपन अज्यूम करके चलते हैं कि 15-20 दिन में जवाब देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के बाद मेरे पास आते हैं कि आपने सर मुझे 2 साल पहले ऑफर दिया था कि आप गाड़ी 2 लाख में बेचना चाहते हैं, आज मैं खरीदना चाहता हूं, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। यानी रीजनेबल टाइम में दी जानी चाहिए एक्सेप्टेंस, या जो टाइम मेंशन्ड है उस टाइम पीरियड के दौरान दी जानी चाहिए। अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो ऑफर लैप्स होने से पहले यानी ऑफर खत्म होने से पहले एक्सेप्टेंस आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी, यानी जिसको ऑफर दिया गया, और इज फेलियर टू आंसर unless the offeree in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of his acceptance। जिसका मतलब ये हो जाता है यूजुअली साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, बट आपके पास्ट बिहेवियर से या आपके पास्ट कंडक्ट से ऐसा प्रूव होता है कि आपका साइलेंस ही अगर आपका एक्सेप्टेंस है तो आपके साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। इसका एग्जांपल सिंपल सी चीज, अपन ने इंप्लाइड ऑफर भी डिस्कस करा था। इंप्लाइड ऑफर का मतलब क्या था, इंप्लाइड ऑफर का मतलब था ऑटो जा रहा है, आपने हाथ दिखाया उसको रोकने के लिए, दैट इज इंप्लाइड ऑफर। इन द सेम वे वो हाथ देखकर अगर ऑटो रुक गया, दैट इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, दैट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, बाय बिहेवियर। पढ़ते हैं, Section 8 of the Act lays down that the performance of conditions of the proposal or acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal constitutes an acceptance of the proposal. This section provides that acceptance of the proposal by conduct as against other mode of acceptance, that is verbal or written communication. Therefore, when a person performs the act intended by the proposer as the consideration for the promise offered by him, the promise of the act constitutes acceptance. Example पढ़ते हैं, when a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods, the customer order for good constitutes the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is the case of acceptance by conduct. Simple example जो अपन ने डिस्कस करा वो भी आप लिख सकते हैं। ऑटो जा रहा है, आपने हाथ दिखाया, इंप्लाइड ऑफर, वो रुक गया, दैट इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। आप बैठे, उसने आपको अपनी जगह पे छोड़ दिया, दैट इज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसके अंदर एक बार रिकैप लेते अपन ने क्या क्या डिस्कस करा। अपन ने डिस्कस करा ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर के बीच का डिफरेंस, साथ ही साथ एक्सेप्टेंस एंड उसके एसेंशियल्स अपन ने डिस्कस करे कि क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक अपना रहेगा, दैट वुड बी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन का कम्युनिकेशन। ये सारी की सारी चीजें अपन अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।